Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, हमने वेस्पर थ्योरी कंप्लीट की थी लास्ट लेक्चर में और आज हम VBT स्टार्ट करने जा रहे हैं. VBT स्टैंड्स फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अब VBT में हम डिस्कस क्या करेंगे, या वेस्पर थ्योरी जब थी मॉलिक्यूल्स की शेप्स को डिस्कस करने के लिए, तो हमें VBT को पढ़ने की क्या ज़रूरत है. देखिए बेटे, आपने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े. बोहर्स एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, उसके बाद भी एटॉमिक मॉडल है. जब कोई एक साइंटिस्ट अपना मॉडल जो है वो पेश करता है, तो उस मॉडल में अगर कोई मिस्टेक्स हों जिनका कोई सलूशन नहीं निकला, तो नेक्स्ट कमिंग जो साइंटिस्ट हैं वो अपना मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें उन्होंने प्रीवियस मॉडल में जो लिमिटेशंस थी, जो कमियां थी, उन्हें फुलफिल कर दिया. इसी तरह जब हमने वेस्पर थ्योरी डिस्कस की, तो वेस्पर थ्योरी में हमने डिस्कस किया कि शेप्स को भी एक्सप्लेन करेगी, आइडियल एंगल को भी एक्सप्लेन करेगी, लेकिन लिमिटेशन में हमने डिस्कस किया कि वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करेगी रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. तो मैं यहां पे लिखूंगा कि वेस्पर थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन या डू नॉट एक्सप्लेन रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. कि वेस्पर थ्योरी ने बॉन्ड फॉर्मेशन की रीज़न को डिस्कस नहीं किया. अब वेस्पर थ्योरी की ये लिमिटेशन थी. नेक्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम इसी लिमिटेशन के ऊपर काम करेंगे. तो इट मीन्स कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होगा कि बॉन्ड बने कैसे या बॉन्ड बने क्यों. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे इन VBT stands for valence bond theory. Reason for bonding is explained. कि हमने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजंस को डिस्कस करना है. ठीक है, अब इस थ्योरी में जो बेसिक अजम्पशन है या जो इस थ्योरी की बेस है, वो डिपेंड करती है ऑर्बिटल्स पे. अब स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्बिटल क्या है. चैप्टर 5 में हमने लास्ट में सीखा था कि 4 तरह के सबशेल हैं, S, P, D और F. इन तमाम सबशेल्स में ऑर्बिटल्स मौजूद हैं. मैं थोड़ी सी उसी इंफॉर्मेशन को रिवाइज करते हुए बात करूंगा कि हमारे पास 4 सबशेल थे. एक हमारे पास S था, एक P था, इसी तरह D था और F था. इन तमाम सब शेल्स में ऑर्बिटल्स मौजूद थे. S की अगर बात की जाए तो इसमें एक ही ऑर्बिटल था, ठीक है, जो कि स्फेरिकल था, सिमेट्रिकल था, और उसकी जब आप शेप बनाते थे तो वो स्फेरिकल शेप थी. P की अगर हम बात करें तो इसमें 3 ऑर्बिटल आ जाते थे. इसमें PX था, PY था और PZ था. P ऑर्बिटल डंबल शेप में था, तो जो PX ऑर्बिटल था ये X एक्सिस में डंबल शेप में, जो PY ऑर्बिटल था ये Y एक्सिस में डंबल शेप, और जो PZ ऑर्बिटल था ये Z एक्सिस में डंबल शेप में होगा. डंबल बेटे, आप जिम जाते हैं तो अपने अक्सर एक्सरसाइज के लिए जो वेट आप लिफ्ट करते हैं दैट इज़ डंबल, और यहाँ पे ये वही डंबल शेप है. लेकिन जो आजकल जिम में डंबल आप लिफ्ट करते हैं दैट आर सम टाइप मॉडर्न डंबल है, और जो देसी लोग जो डंबल यूज़ करते थे उनकी शेप एग्जैक्टली यही शेप हुआ करती थी. तो खैर डंबल शेप है जी ये. डी और एफ ऑर्बिटल्स को मैं इसलिए डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमारी जो
इस लेवल तक की स्टडी है वो S और P तक ही है। ठीक है, मैंने कहा जी S में एक ही ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है, उसकी शेप बना दी। P में 3 ऑर्बिटल आ जाते हैं, PX, PY, PZ, और तीनों डंबल शेप में हैं अलोंग देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने याद रखना है कि वन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। S में एक ही ऑर्बिटल है इसीलिए S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। P में 3 ऑर्बिटल हैं, 2 + 2 + 2, इसीलिए P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। D में 10 आते थे, F में 14 आते थे। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को आपने ज़हन नशीं रखना है। दूसरे नंबर पे अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कहलाएगा, कॉल्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, ये दो एक बातें आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब इसके बाद हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे कि वीबीटी के पॉस्टुलेट्स क्या हैं, फिर उन पॉस्टुलेट्स को देखते हुए हम आगे। मैंने कहा जी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कि ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड है। इसके साथ ही और इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर लें कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं सिर्फ वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल orbitals participate in covalent bonding, कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बेटे ये कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इन्हीं इन्फॉर्मेशन के अराउंड सारी जो थ्योरी है वो सराउंड करेगी। तो स्टार्ट करते हैं जी, वीबीटी और पॉस्टुलेट से स्टार्ट करेंगे जी। तो सबसे पहले बेटे पॉस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी बुक में पैराग्राफिक फॉर्म में है, आप इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स लिखेंगे, आसान रहेगा आपके याद करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या होगा हमारे पास, ओवरलैपिंग इज मस्ट कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें। स्टूडेंट्स ओवरलैप यहाँ पे क्या है, देखें हमने स्फेरिकल यानी कि S और P ऑर्बिटल्स को ही डिस्कस करना है। लेट्स से कि एक हाइड्रोजन एटम है, ये उसका स्फेरिकल यानी कि S ऑर्बिटल, एक और हाइड्रोजन एटम उसका भी स्फेरिकल S ऑर्बिटल, सेम शेप होगी। जब दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो दोनों के S ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और इस ओवरलैपिंग रीजन में ही इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मौजूद होगा, यानी कि बॉन्डिंग पेयर मौजूद होगा और बॉन्ड बनेगा। तो ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा। तो उन्होंने कहा जी कि ओवरलैपिंग इज मस्ट कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकेंड पॉस्टुलेट इसका डिस्कस करेंगे। कहते हैं जी कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं। ओनली
हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जी, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल या एम्प्टी ऑर्बिटल ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेटे पास्टुलेट लिखेंगे इसका कि जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, लेट्स से कि ये आपके पास एक हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। जब दोनों हाइड्रोजन ने ओवरलैप किया, बॉन्ड बनाया, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी स्पिन इस तरह एडजस्ट होती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट हो जाती है। जब दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ एक दूसरे के पास होंगे तो रिपेल नहीं करेंगे, रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इलेक्ट्रॉन with opposite spin pair up and stabilize during overlapping। जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग के दरमियान या दौरान जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरह पेयर अप होते हैं कि अपनी स्पिन को ऑपोजिट कर लेते हैं, और स्पिन को ऑपोजिट करेंगे तो वो पेयर की फॉर्म में मौजूद रहेंगे। अब ऐसा होता क्यों है? इलेक्ट्रॉन्स पे तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स को तो चाहिए कि वो एक दूसरे को रिपेल करें, तो ये पेयर की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये 10th क्लास में फिजिक्स में आप बड़ी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड आपने काफ़ी टॉपिक पढ़े। तो जब भी कोई चार्ज आपने पढ़ा कि करंट थ्रू अ कंडक्टर, कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि करंट क्या थे? चार्ज पार्टिकल थे। चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी तो चार्ज है, जब ये चार्ज पार्टिकल स्पिन करेगा तो इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेट से अज्यूम कर लेते हैं, मैं कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, मैं कहता हूं जी कि लेट से इस तरफ नॉर्थ पोल है और इस तरफ साउथ पोल है। जब एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है और वो भी स्पिन करता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप देखें तो ये स्पिन एंटी क्लॉकवाइज थी और ये स्पिन क्लॉकवाइज है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगा? स्पिन करेगा, रोटेट करेगा अपने ही एक्सिस के अराउंड, तो होगा क्या कि मैं इसको ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर था, ये एंटी क्लॉकवाइज था। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ऑपोजिट स्पिन करेगा, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब कि इस तरफ इसका आ जाएगा जी आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस वजह से इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन एक दूसरे के साथ पेयर फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं, पॉस्टुलेट्स को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड फॉर्म। मैं यहां पे लिखूंगा जी ग्रेटर द ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग अगर ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर विल बी
बॉन्ड फॉर्म्ड, कि जो बॉन्ड बना वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओवरलैपिंग ज़्यादा कब होती है, जब दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा और बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, कम है, दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ओवरलैपिंग कम हो गई, बॉन्ड वीक हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर मैं आपको एक लॉन्ग चौक दे दूं कि बेटा इसे आप ब्रेक करें तो आप बड़ा इजीली ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड जो था वो वीक हो गया। अगर मैं आपको एक पीस दे दूं चौक का, उसे ब्रेक करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग। डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग डिटरमिन डायरेक्शन लिख लें या नेचर लिख लें, आपकी मर्जी है। मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड। अब यहां पे वो क्या बताना चाह रहे हैं, डायरेक्शन दो तरह की हो सकती है ओवरलैपिंग की, या तो दो ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, अगर हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, या दो ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, अगर साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब मैं दोनों जो है, इसका मतलब कि डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड करेगी कि डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड यानी कि टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को भी डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड को आप इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, वो कहते हैं जी कि अगर दो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड इस तरह बने कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के न्यूक्लियाई के सेंटर में जो एक्सिस है वहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो इस तरह बनने वाला जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। मैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को कुछ इस तरह डिफाइन करूँगा कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग, पहली बात तो ये कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी अराउंड लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान चीज़ें हैं, सिर्फ आप फोकस करें और गौर से सुनते जाएं, चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले उन्होंने कहा जी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होनी चाहिए। लेट्स से मेरे पास दो पी ऑर्बिटल हैं, ले जी एक पी ऑर्बिटल ये और इसी तरह एक पी ऑर्बिटल ये। अगर आप देखें तो दोनों ऑर्बिटल्स की लूप्स ने हेड टू हेड ओवरलैप किया। तो मेरा ख्याल है पहली बात यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होनी चाहिए, और जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि चांसेस हैं किस चीज़ के, शेयर्ड पेयर कहाँ मौजूद होगा इलेक्ट्रॉन का, ये चांसेस मैक्सिमम होने चाहिए कहाँ पर, अराउंड लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम ये है और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है, ले जी मैं दोनों हाइड्रोजन एटम इस तरह बना दिए। अगर मैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाऊँ तो ये है, अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस तो आप देखेंगे कि इस लाइन के अराउंड शेयर्ड पेयर के पाए जाने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम हैं। तो अगर इस तरह का बॉन्ड होगा तो इसे हम नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड का।
और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो मैं नेक्स्ट यहां पे लिख दूंगा कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होगा। और इस इंफॉर्मेशन को या हम इस ब्लॉक में इनक्लोज कर देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये पहले भी पूछा जा चुका है कि विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग, सिग्मा पाई, बोथ या नन ऑफ देम। तो आप बताएंगे कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम पाई बॉन्ड को डिफाइन करेंगे। तो पाई बॉन्ड को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो ओवरलैपिंग है वो साइड वाइज होगी या पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। और साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग होती क्या है, इसे भी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाएगी वो पाई बॉन्ड के लिए होगी। नेक्स्ट बेटे आप बताएंगे पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड को आप इस सिंबल से भी शो कर सकते हैं जी। तो पाई बॉन्ड कब बनेगा? पाई बॉन्ड बनता है जब ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैपिंग। जब साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, या नेक्स्ट लाइन यही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मैक्सिमम होगी। पहले हमने कहा था जी अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग, अब आप बताएंगे कि अबव और बिलो लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। किस तरह, जरा इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो साइड वाइज ओवरलैपिंग की हम बात कर लेते हैं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग है क्या। स्टूडेंट्स लेट से कि हमारे पास p सबशेल है, और p सबशेल हमें पता है इसके 3 ऑर्बिटल हैं। एक एक्स एक्सिस में होगा जिसे आपने नाम दे दिया px, मैं इसके लूप्स को कुछ इस तरह बना दूंगा px, ये py हो जाएगा। pz मैं नहीं बना रहा क्योंकि py से ही हम अपनी बात को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह दूसरे एटम का ये px, और ये आपके पास क्या हो जाएगा जी py। मैं यहाँ से इन्हें रिमूव कर रहा हूँ। अब जब x x अगर आप देखें तो इनकी ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो इसका मतलब इनकी ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। ये py है, ये py है। py और py हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं कर रहे बल्कि साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा तो हमें पता होगा कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही मौजूद है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही मौजूद है। लेकिन इन केस ऑफ पाई बॉन्ड जो शेयर्ड पेयर है वो न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो हम ऊपर से भी शेड कर देते हैं और नीचे से भी शेड कर देते हैं कि बॉन्ड यहाँ पे भी बना हो सकता है और यहाँ पे भी बना हो सकता है। तो ये आपके पास बन जाएगा जी पाई बॉन्ड। अगर आप इसे देखें तो साइड वाइज ओवरलैपिंग मेरा ख्याल है कि बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हेड ऑन अप्रोच नहीं हो रही बल्कि साइड वाइज अप्रोच हो रही है। और जो प्रोबेबिलिटी है शेड पेयर के पाए जाने की वो कहाँ पे है, मैक्सिमम है अबव और बिलो किसके अराउंड, लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। तो ये वो लाइन थी जो दोनों न्यूक्लियाई को मिला रही है, और इस लाइन के ऊपर या नीचे शेड पेयर के पाए जाने के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम है, और इस लाइन के अराउंड जो चांसेस हैं वो मिनिमम है। तो इस तरह बनने वाला जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड कहलाएगा। नेक्स्ट बेटे आप बताएंगे कि पाई बॉन्ड
is weak bond as compared to सिग्मा बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से क्या है, वीक है। इसके अलावा आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि जब बी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो आपने बताना है कि पाई बॉन्ड formed after formation of sigma bond। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही बनेगा, उससे पहले कभी भी जो है ये बॉन्ड नहीं बन सकता। तो इसे भी आप याद रखेंगे, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसे भी आप एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने सिर्फ पास्टुलेट्स डिस्कस किए वीबीटी के। पास्टुलेट्स क्या थे, पहला पास्टुलेट में वो ये कहता था कि अगर बॉन्ड बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो। दूसरे पास्टुलेट में उसने ये कहा कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन पेयर अप होंगे और बॉन्ड बनेगा। फिर उन्होंने कहा जी कि जितना ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड करेगी कि बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा होगा या पाई होगा। डायरेक्शन दो तरह से थी, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग थी और दूसरी साइड वाइज ओवरलैपिंग थी। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई तो आपके पास पाई बॉन्ड बना जो कि वीक बॉन्ड था। सिग्मा बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी पाए जाने के चांसेस लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई मैक्सिमम है इस लाइन के अराउंड, और पाई बॉन्ड के केस में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पाए जाने के चांसेस जो दोनों न्यूक्लियाई को लाइन ज्वाइन कर रही है उनके अबव और बिलो क्या है, मैक्सिमम है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पास्टुलेट्स थे वीबीटी के। आइए अब हम वीबीटी के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को बाय वीबीटी, कि वीबीटी किस तरह एक्सप्लेन करती है H2 मॉलिक्यूल को या बॉन्ड किस तरह बनेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो हाइड्रोजन ही है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सेंट्रल एटम दैट इज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। अब आपने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 ही रहेगी। दोनों ही हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगी, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट करना क्या है, आपने दोनों हाइड्रोजन के स्फेरिकल ऑर्बिटल्स को शो कर देना है। तो लेट्स से एक हाइड्रोजन एटम जिसका s ऑर्बिटल ये है और इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरह शो कर दिया, और दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसका s ऑर्बिटल ये और इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरह शो कर दिया। अब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, दोनों एटम्स की ओवरलैपिंग होगी। चूंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ठीक है, तो ओवरलैपिंग के रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि दोनों एटम्स ने एक दूसरे की तरफ अप्रोच किया, ओवरलैपिंग हुई और ओवरलैपिंग के रिजल्ट में बॉन्ड बनेगा, और उस बॉन्ड को आपकी बुक में जो ऑर्बिटल्स की शेप में दिखा दिया जाता है, दैट इज कि दोनों ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और आपके पास जो शेप बनेगी H2 मॉलिक्यूल की, दैट इज दिस। इसका भी s ऑर्बिटल था। एक मिनट मैं ब्रेक ले रहा हूं, बंद नहीं कीजिएगा, सिर्फ 1 सेकेंड है। ठीक हो गया, ठीक हो गया।
इसका भी s ऑर्बिटल था और इस हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल था। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई दैट इज एस एस ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैप के रिजल्ट में आपके पास H2 मॉलिक्यूल बना। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा फर्दर इसे एक्सप्लेन कर देना है। मैं यहाँ पे ही इसको लिख दूंगा। आपने बताना है कि ओवरलैपिंग कौन सी होगी, स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि एस एस ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, उसके बाद आप बताएं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, और हेड टू हेड ओवरलैप के रिजल्ट में आपके पास क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वीबीटी की मदद से हमने बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में हम बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे बिटवीन F2 मॉलिक्यूल, NH3, H2S। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस को भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स टाइम हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है इस लेक्चर का। तो आज के इस लेक्चर में हमने वीबीटी के पोस्टुलेट्स डिस्कस किए जिन्हें मैंने बार बार रिवाइज भी किया। ठीक है, और उसके बाद हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर अभी डिस्कस किया H2 मॉलिक्यूल का। मैंने कहा जिसमें सेंट्रल एटम आपके पास हाइड्रोजन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने बताई। उसके बाद आपने जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं सिर्फ उनकी डायग्राम बनानी है। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा था, दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर रहा था। दोनों ने अप्रोच किया, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग के रिजल्ट में आपके पास H2 मॉलिक्यूल बना। और फाइनली आपने बता भी दिया कि ओवरलैपिंग कौन सी थी, एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैप हुई। तो आपने कहा जी एस एस ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, और इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। काफ़ी आसान ये थ्योरी है, अगर आप इसे खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी। आपसे बेटे वही बात कि लेक्चर नोट्स अपने ज़रूर बनाइएगा, आप लोग यूनिक नोट्स को ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे साथ साथ वहाँ से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस थ्योरी को हम रिज्यूम करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बेटे अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।